जिंदगियां बचाने की कसम खाने वाले हाथ जब जाने लेने लगे तो क्या हो। ये कहानी है देश के कुछ सबसे होनहार डॉक्टरों की, जिन्होंने मेडिकल किताबों को छोड़कर आतंक का रास्ता चुन लिया। तो सवाल यही उठता है ना, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि स्टेट के टॉपर डॉक्टर मास्टर टेररिस्ट बन गए। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। नंबर 1, ये रैंक थी डॉक्टर उमर नबी की, जम्मू और कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की मेडिकल ऑफिसर परीक्षा में, मतलब अपने फील्ड का बेस्ट। और ये नंबर 15, ये उन बेगुनाह लोगों की संख्या है जो उसी डॉक्टर के किए धमाके में मारे गए। टॉपर से टेररिस्ट, कहानी यहीं से शुरू होती है। तो इस कहानी को समझने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये लोग थे कौन, इनका बैकग्राउंड क्या था। देखिए, ये कोई आम टेररिस्ट सेल नहीं था, कोई अनपढ़ गुमराह नौजवान नहीं थे। ये थे पढ़े लिखे काबिल डॉक्टर्स। मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर नबी, उसका बचपन का साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील, मेडिकल कॉलेज में भर्ती किया गया डॉक्टर आदिल अहमद और उसका भाई डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, और तो और एक स्टेट टॉपर शाहीन सईद जो रिक्रूटर और फाइनेंसर दोनों था। मतलब एक पूरा का पूरा हाईली एजुकेटेड नेटवर्क। और इस खतरनाक बदलाव की जड़ें थीं उनके अपने कॉलेज में। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के लेक्चर हॉल में ही उनकी सोच में जहर घोलना शुरू हुआ, और ये काम किया उनके ही 2 प्रोफेसरों ने, इरफान अहमद और निसार उल हसन। सोचिए, एक तरफ तो ये लोग जिंदगियां बचाने की पढ़ाई करा रहे थे और दूसरी तरफ उन्हीं स्टूडेंट्स के दिमाग में भारत के खिलाफ नफरत भर रहे थे। इन्होंने हिपोक्रेटिक ओथ ली थी, लेकिन असल में ये जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी गुटों के लिए पढ़े लिखे नौजवानों की भर्ती कर रहे थे। स्टूडेंट्स का भरोसा जीता और फिर उसी भरोसे का इस्तेमाल उन्हें ब्रेन वॉश करने के लिए किया। एक ही जगह पर हीलर भी और हेटर भी। अब इतनी बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए एक सुरक्षित ठिकाने की जरूरत तो थी ही, एक ऐसी जगह जहां किसी को शक ना हो, और वो जगह बनी अल फलाह यूनिवर्सिटी। और ये यूनिवर्सिटी जिसे कहते हैं, सिर्फ लापरवाह नहीं थी, इसकी तो पूरी बुनियादी धोखेधड़ी पर रखी गई थी। 1991 में इसके फाउंडर जावेद सिद्दीकी ने 7.5 करोड़ का चिट फंड स्कैम किया। उसी पैसे से 95 में ट्रस्ट बनाया, फिर 2000 से 2003 तक धोखाधड़ी के लिए तिहाड़ में बंद रहा। 2008 में तो उसका एक स्टूडेंट सीरियल ब्लास्ट में पकड़ा गया था, और फिर 2021 में इन्होंने इन्हीं टेरर सेल के डॉक्टरों को बिना किसी स्टेट ट्रांसफर एनओसी के नौकरी पर रख लिया। मतलब ये एक परफेक्ट कवर था। हद तो तब हो गई जब जांच में पता चला कि यूनिवर्सिटी की जमीन के सौदे मरे हुए लोगों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों से किए गए थे। जरा सोचिए, दिल्ली से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर इतना बड़ा करप्शन चल रहा था, और उसी की आड़ में एक भयानक आतंकी साजिश भी पल रही थी। तो अब जब एक सुरक्षित बेस मिल गया, तो इन्होंने तबाही के अपने असली प्लान पर काम शुरू कर दिया। और ये प्लान कोई छोटा मोटा नहीं था, इसका नाम था ऑपरेशन D6। स्टेप बाय स्टेप देखिए कितना खतरनाक था ये। पहला कदम, तुर्की में VBIDs यानी गाड़ियों में बम लगाने और ड्रोन चलाने की स्पेशल ट्रेनिंग लेना। दूसरा, 1600 किलो से ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट खरीदना। तीसरा, यूनिवर्सिटी की ही केमिस्ट्री लैब को चोरी छुपे इस्तेमाल करना। चौथा, एक साथ हमले के लिए 32 कार बम तैयार करना। और पांचवां और आखिरी कदम, 6 दिसंबर को देश के 6 शहरों में एक साथ सीरियल ब्लास्ट करना। पूरी तरह से एक प्रोफेशनल और भयावह प्लान। और ये लोग आपस में बात करने के लिए कोड वर्ड्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे बिरयानी तैयार है, दावत के लिए तैयार हो जाओ। यहां बिरयानी का मतलब था बम बनाने का सामान। अपने प्रोफेशन के ही कोड्स थे इनके। हथियारों को कहते थे मेडिसिन स्टॉक, और हमले की जगह को ऑपरेशन थिएटर। कितना शातिर तरीका था। तो अब जब इतना बड़ा हमला होने ही वाला था, सब कुछ तैयार था, तो सवाल ये है कि ये पूरी साजिश सामने कैसे आई। इसकी शुरुआत हुई एक बहुत ही छोटी लेकिन बहुत बड़ी गलती से। कहानी का पूरा रुख बदल गया। श्रीनगर में लगे एक मामूली से पोस्टर से, जैश-ए-मोहम्मद का एक धमकी भरा पोस्टर। आमतौर पर शायद इसे नजरअंदाज कर दिया जाता, लेकिन एक होशियार पुलिस ऑफिसर की नजर उस पर पड़ गई। और फिर देखिए कि जांच ने कैसे रॉकेट की रफ्तार पकड़ी। 17 अक्टूबर 2025 को एसएसपी संदीप चक्रवर्ती ने वो पोस्टर देखा और जांच शुरू कर दी। 18 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज से 3 लड़के पकड़े गए।
19 अक्टूबर को उन लड़कों ने अपने हैंडलर का नाम बता दिया, जीएमसी का स्टाफ मेंबर इरफान अहमद। 20 अक्टूबर को इरफान गिरफ्तार हुआ और उसने अल फलाह यूनिवर्सिटी वाली पूरी साजिश उगल दी और 30 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने मिलकर यूनिवर्सिटी पर छापा मार दिया। मतलब 2 हफ्ते से भी कम वक्त में एक पोस्टर से पूरी साजिश का पर्दाफाश। अब जब पुलिस बिल्कुल दरवाजे पर आ चुकी थी तो जाल में फंसे मास्टरमाइंड ने अपना आखिरी सबसे खतरनाक दांव खेला। और रेड में जो मिला वो होश उड़ा देने वाला था। गाड़ियों और कॉलेज के लॉकर से AK-47 और असॉल्ट राइफलें निकली। अमोनियम नाइट्रेट को पीसने वाली चक्की, धातु गलाने के लिए भट्ठी, 17 सिम कार्ड और 7 सेकेंड हैंड फोन, सब कुछ मिला। इतना ही नहीं, एक और खौफनाक प्लान का पता चला, पानी की सप्लाई में राइसिन जहर घोलने का। ये किसी एक हमले की नहीं बल्कि एक लंबे आतंकी अभियान की तैयारी थी। सबसे पहले पुलिस के हाथ लगा 358 किलो तैयार विस्फोटक। ये इतना था कि कई शहरों में एक साथ तबाही मचा सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद उन्हें 2553 किलो कच्चा अमोनियम नाइट्रेट और मिला, जो और भी बम बनाने के लिए रखा गया था। जरा सोचिए तबाही का पैमाना कितना बड़ा होता। पुलिस के छापे से मास्टरमाइंड डॉक्टर उमर तो बच निकला। वो 9 दिन तक एक छोटे से कमरे में दुबका रहा और फिर 10 नवंबर 2025 को उसने दिल्ली आकर अपना आखिरी हमला किया। लाल किले के पास एक कार बम धमाका जिसमें 15 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ये धमाका यकीनन एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी, लेकिन अगर वो जांच ना होती तो देश को एक बहुत बड़ी, कई शहरों में होने वाली तबाही झेलनी पड़ती। इसके बाद एक्शन तो तेजी से हुआ। डॉक्टर आदिल, शाहीन सईद और यूनिवर्सिटी का चेयरमैन जावेद सिद्दीकी सब गिरफ्तार हुए। अल फलाह यूनिवर्सिटी का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। ब्लास्ट के जगह से मिले डीएनए ने भी डॉक्टर उमर के परिवार से मैच करके सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन इस केस ने हमारे सिस्टम की बड़ी बड़ी खामियों को भी उजागर कर दिया और इस पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ने के लिए ऑपरेशन सिंदूर आज भी जारी है। और आखिर में ये केस हमारे सामने एक बहुत ही ज़रूरी और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाता है कि जब ज्ञान देने वाली संस्थाएं ही आतंक फैलाने का अड्डा बन जाएं, तो फिर इन रखवालों पर नज़र रखने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?